नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है सेंटर वेस्ट बंगाल साइन MOU फॉर PM श्री स्कूल इनिशिएटिव, है ना। तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड देख रहे हैं PM श्री स्कीम के बारे में। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है, सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर उसके बाद हम इस स्कीम के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार ने PM श्री योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है और केरल ने इस पर साइन तो कर दिया है, बट अभी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। तो अब ये जो साइन किया गया MOU पर पश्चिम बंगाल के द्वारा, तो ये कहा जा रहा है कि अब केरल और तमिलनाडु में भी बातचीत की जाएगी ताकि इस स्कीम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। और अब ये तो हमने न्यूज़ समझ लिया और आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं इस स्कीम के बारे में जिसका नाम है PM श्री योजना। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। आपको ये नाम याद होना चाहिए और साथ ही याद होना चाहिए कि इस स्कीम को कब लागू किया गया था। तो सितंबर 2022 में इस स्कीम को शुरू किया गया था और ये जो पूरी स्कीम है इसकी परियोजना लागत को भी समझ लेते हैं। तो ये 27,360 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि ये केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसी के साथ 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए ये योजना है। और आपको याद रखना है कि ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो 14,500 सरकारी स्कूलों को आधुनिक विद्यालयों में बदलना इसका उद्देश्य है। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इनका फंडिंग पैटर्न क्या है, यानी कि केंद्र और राज्यों के द्वारा कितना कितना वित्तीय विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सामान्य राज्यों के लिए। तो जितने भी सामान्य राज्य हैं उसमें केंद्र और राज्य का जो बंटवारा है वो 60:40 का, यानी कि केंद्र के द्वारा 60% और राज्य के द्वारा 40% फंडिंग की जाएगी। इतना समझने के बाद हम पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो केंद्र और राज्य हैं उनका प्रतिशत कितना है? 90:10, यानी कि केंद्र के द्वारा 90 और राज्य के द्वारा 10% जो है वो फंडिंग किया जाएगा। अब इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा पूरी फंडिंग की जाएगी, यानी केंद्र सरकार ही पूरी वित्त की व्यवस्था करेगा। तो ये तो हमने समझ लिया फंडिंग पैटर्न। अब समझते हैं ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए इसमें ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटकों को प्रदर्शित करना, यानी कि इसका जो पूरा मेन फोकस है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर इसको रखना। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि यहाँ पर पूरा फोकस जो होगा सिर्फ रटने पर नहीं होगा, समझने पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिजिटल तरीके से चीजें समझाई जा सकेंगी और कुछ और बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें कि स्मार्ट क्लासरूम होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, विज्ञान प्रयोगशाला होंगी, कंप्यूटर लैब होंगे और व्यावसायिक शिक्षा लैब होंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें हरित विद्यालय यानी कि ग्रीन स्कूल पर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि आपका सोलर पैनल शामिल होगा, वर्षा जल संचयन होगा, अपशिष्ट प्रबंधन होगा और LED लाइट का प्रयोग किया जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि जहां पर भी ये योजना लागू की जाएगी वहां पर जो है कि मातृभाषा और वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया इसके उद्देश्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि ये जो पूरी योजना है इसका प्रशासन, इसका प्रबंधन किसके किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें 4-5 शामिल है संस्था। तो केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, स्थानीय निकाय है और केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS, यानी कि ये जो 5 संस्थाएं हैं इनके द्वारा योजना का प्रशासन किया जाएगा। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि
ये जो पूरी स्कीम है इसमें कुछ चुनौतियां भी नजर आ रही हैं। वो चुनौतियां कौन कौन सी है इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो राज्यों के बीच असमानता, यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बहुत अच्छा है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। यानी कि आप देखते हैं कि जैसे कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर जो क्लासरूम होते हैं काफ़ी डिजिटली होते हैं, अच्छे होते हैं, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड होते हैं, और कई जगहों पर प्रॉपर बोर्ड भी नहीं होता है। शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि अब अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग करना है और पीएमश्री को लागू करना है तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता भी होगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि कई जगहों पर लाइट की भी समस्या होती है। दूर दराज के जो इलाके होते हैं, जो गांव वगैरह होते हैं, वहां पर प्रॉपर कंप्यूटर नहीं होते हैं, लैब्स नहीं होते हैं, लाइट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या नजर आ रही है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि कुछ चुनिंदा स्कूल हैं, वहीं तक ये योजना सीमित है। हर एरिया के हर क्षेत्र में ये योजना जो है वो नहीं पहुंच रही है। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, पीएमश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मॉडल स्कूल विकसित करना है। और तीसरा कथन है, यह योजना केवल केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों पर लागू होती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।